हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 12th बिजनेस क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे 5.2 जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल भी। तो जो हमारा संगठन का जो ढांचा है, कार्यात्मक और जो विभागीय ढांचा, उसके बारे में भी यहाँ पे देखिए बात की गई है पीटर एफ टर्कर ने कि रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड मे इवन डिस्ट्रॉयड इट भी। अगर एक कमजोर संगठन ढांचा होगा ना तो हमारे जो व्यवसाय की जो निष्पादन के लिए गंभीर समस्या है और वो इसको नष्ट भी कर सकती है भाई आपकी। तो देखिए यहाँ पे क्या गया गया कि मीनिंग क्या है संगठन ढांचे का भाई आपका। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विच इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी। तो संगठन ढांचे से अभिप्राय उस एक विशेष संबंधों के पैटर्न से है जो क्या है संगठन प्रक्रिया के दौरान जिनका निर्माण किया जाता है भाई आपका। तो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस रिस्पेक्ट वेदर द पैटर्न आवर फॉर्म आवर डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस भी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये जो क्रिएट होता है कि क्या सभी संगठन जो है ढांचे एक ही जैसे होते हैं या फिर सभी संगठनों में एक जैसे ढांचे होते हैं। द आंसर विल बी इन द नेगेटिव। इसका आंसर क्या होगा भाई? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज द नेचर ऑफ द वर्क एंड इट्स साइज आर डिफरेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंटरप्राइजेज। क्योंकि प्रत्येक जो उपक्रम होता है ना उसका जो आकार है वो क्या होता है, उसके कार्य की प्रकृति होती है वो क्या होती है भी अलग अलग होती है। उसी के अनुसार हमने जो है ढांचे बनाने पड़ते हैं। देयरफॉर द ओनल स्ट्रक्चर इज डिजाइन इन द अकॉर्डिंग्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ द एंटरप्राइजेज। इसलिए क्या है भाई, संगठन का जो ढांचा है वो एक उपक्रम की विशेषताओं के अनुसार ही उसका निर्माण किया जाता है भाई। दस देयर कैन बी मैनी फॉर्म ऑफ डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसलिए क्या है, हम कह सकते हैं कि जो संगठन ढांचा के बहुत सारे डिजाइन होते हैं। इन एनी इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वंस डिसाइडेड अंडरगोज चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन भी। और संगठन में जो है उपक्रम में जो भी एक संगठन ढांचा डिसाइड कर लिया तो स्थिति के आधार पर उसमें क्या होता है भी परिवर्तन करना होता है। इन कंक्लूजन निष्कर्ष के रूप में इट कैन बी सेड दैट ये कहा जा सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड डिजाइन विच मे बी अडॉप्ट बाई ऑल एंटरप्राइज। मतलब ऐसा कोई परमाप निश्चित नहीं करता कि सारे उपक्रम उसको अपनाएं भी। इट कैन हैव मैनी फॉर्म ऑफ डिजाइन, ये कई प्रकार के डिजाइन में हो सकता है। एंड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दिस गिवन बी अहेड इन दिस चैप्टर। और आगे इनका विस्तृत अध्ययन इसी अध्याय में दिया गया है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम इसकी परिभाषा हम कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी के भी अनुसार कर लो, न्यूमन के अनुसार कर लो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डील विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइजेज भी। तो संगठन ढांचा क्या करता है भाई, पूरे उपक्रम में जो आपकी संगठनात्मक पूरी ऑल ओवर संगठनात्मक व्यवस्था है उससे संबंध रखता है भाई आपका। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे द अबोव मेंशन डेफिनेशन मेक इट क्लियर कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स एस्टेब्लिशिंग पोस्ट इन द एंटरप्राइजेज एंड डिफाइनिंग रिलेशनशिप अमंग देम भी। तो ऊपर की परिभाषा में स्पष्ट हो जाता है कि जो संगठन ढांचा है ना वो एक उपक्रम में जो विभिन्न पद आपने स्थापित किए हैं और उनके बीच जो काम कर रहे हैं लोग हैं उनके संबंधों की व्याख्या इसमें की जाती है भाई। इन दिस प्रोसेस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडिंग अमंग देयर डिफरेंट ऑफिस भी। और इसमें क्या होता है, जो अधिकार होते हैं और जो उत्तरदायित्व होते हैं ना वो अलग अलग ऑफिसों में वो क्या कर जाते हैं, बांट दिए जाते हैं भाई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे हम, डिजाइन फॉर्म या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आपके तो कितने प्रकार के होते हैं आपके। इसमें ये कई प्रकार के आपके दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी। मतलब कार्यात्मक ढांचा, जो कार्यात्मक संगठन हम कह सकते हैं, या फिर विभागीय संगठन हम कह सकते हैं, रेखा संगठन, रेखा और स्टाफ संगठन भी आपका। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कहा गया, ऑल दिस फॉर्म ऑफ डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉल अंडर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी, औपचारिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट के 2 जो है ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है भाई। तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, केवल ये 2 ही आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं भाई, फंक्शनल और डिविजनल भी आपके। ठीक है, तो क्या करेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भाई सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस एक्टिविटी परफॉर्म बाय इट भी। इससे अभिप्राय क्या है भाई, पूरे उपक्रम की क्रियाओं को उसकी मुख्य कार्य या मुख्य क्रियाओं में बांट दिया जाता है भाई। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिवेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भाई। ये बहुत ही सरल और बहुत ही जो ज़्यादा पाया जाने वाला एक ढांचा होता है
अंडर दिस, इसके अंतर्गत ऑल द फंक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर डिवाइडेड, इसके अंतर्गत एक जैसी प्रकृति वाले कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है डिफरेंट यूनिट विभिन्न इकाइयों में, विच आर कॉल्ड डिपार्टमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, विभाग कहते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द फंक्शंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे उत्पादन से संबंधित सारी क्रियाएं जो हैं उत्पादन विभाग के अंतर्गत बांट दी जाएंगी भाई। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, फाइनेंस की फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, और पर्सनल की पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर भाई। अगेन सब डिपार्टमेंट कैन बी एस्टेब्लिश इन ईच डिपार्टमेंट, और फिर आगे क्या करेंगे, प्रत्येक डिपार्टमेंट में भी क्या करेंगे, सब डिपार्टमेंट भी उप विभाग बना दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट 3 सब डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो विपणन जो विभाग जो है उसमें 3 जो है आपके उप विभाग बना दिए, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केट रिसर्च भी। द मैनेजर ऑफ द सब डिपार्टमेंट आर आंसरेबल टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो उप विभाग के जो प्रबंधक हैं वो किसके प्रति आंसरेबल होंगे, जवाबदेह होंगे भाई, वो अपने विभाग का जो हेड है ना उसके प्रति जवाबदेह होंगे भाई आपके। एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट आंसरेबल टू द जनरल मैनेजर, और जो विभाग का हेड है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जनरल मैनेजर जो है उसके प्रति क्या होगा भाई, जवाबदेह होगा, जिम्मेदार होगा भाई आपका। तो यहाँ पे क्या है, बोथ दोनों को टेलर के दृष्टिकोण से दोनों फंक्शनल भी और जो है आपका ये आपका जो था आपका दोनों जो थे आपके, तो क्या है आपका फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया था इन्होंने, और डिविजनल जो ऑर्गेनाइजेशन बताया था इन्होंने, तो क्या क्या है अभी दोनों को ही क्या है फ्यूल ने जो है महत्व दिया है अभी आपका। देखिए फ्यूल ने क्या कहा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट फ्रॉम द एप्टिट्यूड टेलर, फंक्शनल फॉर्मेनशिप भी, तो कार्यात्मक जो संगठन था उसका विकास एप्टिट्यूड टेलर ने किया था। बोथ टेलर व्यू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन हुई, तो क्या किया, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है भाई। ओनली द डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट टेलर व्यू इज रिलेटेड टू लोअर लेवल, केवल अंतर इतना है कि टेलर का जो संबंध था वो लोअर लेवल से था, और जो कार्यात्मक संगठन का संबंध है वो टॉप लेवल से हुई आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जो संगठन का ढांचा दे रखा है अभी आपका, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे होते हैं शेयर होल्डर, उसके नीचे फिर क्या होते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर क्या होते हैं जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर के अंतर्गत ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट भाई। फिर क्या है, फिर इन डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट बना, जैसे मार्केटिंग के अंदर 3 बना दिए, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट भी आपका, ठीक है। तो ये उप विभाग बना दिए आपके। अब ये क्या है, इनके जो मैनेजर हैं उप विभागों के, ये अपने जो है बॉस है इनका जो हेड है डिपार्टमेंट का उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और जो डिपार्टमेंट का जो हेड है वो जनरल मैनेजर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा भाई आपका। एडवांटेज क्या क्या है भाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के आपके, सबसे पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन भाई, क्या होता है, विशिष्टीकरण के लाभ होते हैं। क्यों, क्योंकि जब किसी काम को विभिन्न इकाइयों में बांट देंगे और प्रत्येक जो विभाग है वो एक ही कार्य करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, एक्सपर्ट होगा, वो काम को बड़ी इजी वे से करेगा और कम से कम कॉस्ट आएगी भी। तो ठीक है, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलेंगे अभी हम। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिशमेंट भी, तो क्या होगा, समन्वय की स्थापना भी आपकी, क्या है, जब सभी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं किसी एक विभाग में भी, तो क्या हो जाएगा, वो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे अपने काम के भी। तो इससे क्या होगा, विभिन्न जो लेवल है आपके डिपार्टमेंट में उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो सरल हो जाता है विस्थापित करना। मैनेजर एफिशिएंसी इंक्रीज भी, तो उनकी क्या होगी भाई, प्रबंधकीय जो कुशलता है वो बढ़ती है भाई आपकी। क्यों, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं ना वो अपने उसी कार्य को बार बार करते हैं, बार बार करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली उनकी जो स्किल है वो इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी, मतलब कार्य का जो दौरा वो कम से कम होता है भाई, क्योंकि इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज एलिमिनेट भी, इस प्रकार के संगठन में जो अनावश्यक दौरा हुआ है ना वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए फंक्शंस ऑफ फाइनेंस इज ओनली कैरिड आउट ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे वित्त का जो कार्य है वो केवल वित्त विभाग के अंतर्गत ही होगा भाई आपका। देयर इज नो नीड टू एस्टेब्लिश 2 और मोर डिपार्टमेंट, इसके लिए अलग से 2 या ज्यादा विभाग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इट मेक इट पॉसिबल टू यूटिलाइज द ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली, इससे क्या होगा भी आपका, आसान होगा मनुष्यों को और अन्य संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना भी आपका। ट्रेनिंग इज फैसिलिटेट हुई, प्रशिक्षण की सुविधा हुई। इट फैसिलिटेट ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एज द फोकस इज ओनली द लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स हुई, तो क्या है भाई, जो कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है
वो केवल उनकी जो स्किल को निखारने के लिए प्रदान की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आर गिवन ट्रेनिंग टू फाइनेंस इश्यू हुई, जैसे जो वित्त विभाग वाले कर्मचारी उनको वित्त संबंधी ट्रेनिंग ही प्रदान की जाएगी भाई। लिमिटेड स्किल्स जो मार्केटिंग वाले उनको मार्केटिंग ट्रेनिंग जाएगी, जो सेल्स वाले सेल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो परचेज वाले परचेज की ट्रेनिंग दी जाएगी भाई आपकी। ठीक है, इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस भाई, इसमें सभी कार्यों को क्या दिया जाता है, समान इंपॉर्टेंस दिया जाता है भाई। इट इंश्योर दैट द ऑल फंक्शंस एक्टिविटी आर इक्वल वेटेज भी, इसमें सभी को इक्वल माना जाता है। अब लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी भाई, सीमाएं। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हुई, इसमें क्या होता है, जो संगठन के उद्देश्य हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है भाई। ईच डिपार्टमेंट हेड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज स्वीट विल भी, प्रत्येक जो विभाग है अपनी इच्छा से कार्य करता है भाई। आंसर विल मोर इंपॉर्टेंस टू देयर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव, वो किसके प्रति, अपने विभाग को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने विभाग को ज्यादा महत्व देते हैं, संगठन के उद्देश्य को ज्यादा महत्व नहीं देते भाई। ऑल ओवर जो संगठन के उद्देश्य है ना, वो क्या पड़ जाते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं भी आपके। फॉर एग्जाम्पल एस्टेब्लिश इट्स इमेज, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट इग्नोरिंग द फैक्ट मार्केट ट्रेंड फेवर एक्सेप्टेड मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके जो कर्मचारी क्या करेंगे, वो वस्तु की क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे भाई आपका। ठीक है, भले ही मार्केट में कैसी भी डिमांड हो, तो मार्केट के जो आपकी जो नेशनल जो ऑब्जेक्टिव है कि कैसे बनाना, उसको ध्यान नहीं देंगे, केवल अपने डिपार्टमेंट के उद्देश्य की तरफ वो ध्यान देंगे भाई आपका। उसके बाद डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हुई, जो अंतर्विभागीय जो उनके बीच समन्वय है ना, वो स्थापित करने में क्या आती है, कठिनाई आती है भाई। ऑल डिपार्टमेंट हेड मे वर्क एज पर देयर ऑन विशेज भी, प्रत्येक विभाग का जो हेड है, जो मुख्य अधिकारी है, वो अपनी मर्जी से कार्य करता है। नो डाउट दिस फैसिलिटी कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि उससे विभाग में तो समन्वय बना रहेगा, बट इट मेक्स इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट, लेकिन इससे क्या है, आपसी विभागों में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें स्थापित करने में क्या आएगी, कठिनाई आएगी भाई। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भाई, मतलब हित को लेकर झगड़े भाई आपके। एवरी डिपार्टमेंट हेड वांट्स टू बिकम ए फंक्शनल एम्पायर भाई, प्रत्येक विभाग का जो हेड है ना, वो अपने पूरे कार्य की खुद जो है वो प्रशंसा चाहता है भाई। टू सेटिस्फाई देयर ईगो एवरीवन डिमांड्स मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। इसके लिए क्या होता है भाई, प्रत्येक जो विभाग का जो अधिकारी होते हैं वो ज्यादा संसाधनों की मांग करता है भाई, अपने विभाग को अच्छा दिखाने के लिए। द सिचुएशन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स भाई, और ये क्या है, ये जो स्थिति है उनके बीच झगड़े पैदा करती है भाई। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट भाई, पूर्ण जो संपूर्ण विकास में बाधा भाई। दिस सिस्टम इज ए हर्डल इन द वे ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज भी, ये जो प्रणाली है, ये जो श्रमिकों के जो कर्मचारियों के संपूर्ण विकास में एक प्रकार की बाधा है। ईच एम्प्लॉय स्पेशली ओनली इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए होल जॉब, प्रत्येक जो कर्मचारी है वो पूरे कार्य एक छोटे से हिस्से में ही स्पेशलिस्ट होता है भाई आपका, पूरे कार्य में स्पेशलिस्ट नहीं होता भाई आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई गाड़ी बनानी है, तो जिसको स्टीयरिंग का काम दिएगा वो स्टीयरिंग के काम में स्पेशलिस्ट होगा, जिसको टायर का काम दिएगा टायर बनाने का, तो टायर बनाने में ही क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। और जिसको स्ट्रक्चर बॉडी ढांचा जो बनाने के लिए दिया गया है, वो बॉडी स्ट्रक्चर में ही क्या होगा, एक्सपर्ट होगा भाई। जिसको पेंट करने का काम दिया गया वो पेंट में एक्सपर्ट होगा आपका। तो स्टेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपके। अब सुटेबिलिटी क्या है इसकी, उपयुक्तता कहाँ उपयुक्त रहती है आपकी। वेयर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज लार्ज, जहाँ पे व्यवसाय इकाई क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, उनका आकार बड़ा हो। व्हेन द स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड हुई, जहाँ पे विशिष्टीकरण की आवश्यकता होगी। वेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज नीडेड हुई, जहाँ पे क्या होगी, अधिकारों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हो। वेयर देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड हुई, जहाँ पे केवल एक ही प्रकार का जो पदार्थ या वस्तु बेची जाए भाई, तो वहाँ ये क्या रहती हैं, उपयुक्त रहती हैं भाई आपकी। दूसरा हम पढ़ेंगे डिविजन ऑर्गेनाइजेशन भाई आपका, विभागीय संगठन ढांचा। तो डिविजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स द डिविजन ऑफ होल इंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। तो विभागीय संगठन ढांचे से अभिप्राय है पूरे उपक्रम को उत्पादों के आधार पर बांटना है भाई, जो उत्पाद उसने बनाए हैं ना, उन उत्पादों के आधार पर इसको बांटा जाता है। इफ इन द बिजनेस इंटरप्राइजेज मेनी टाइप ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग, यदि एक व्यावसायिक फर्म में अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो डिपार्टमेंटाइजेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ फंक्शंस भाई।
तो विभागीकरण किसके आधार पर होगा भाई? उत्पादों के आधार पर होगा, न कि कार्यों के आधार पर। इट इज नॉट सो, देर इज द कॉन्स्टेंट फियर दैट द प्रोडक्शन ऑफ some products are their marketing will consume much time while some other product will get only a little attention भी। तो इसमें क्या होगा भाई? इतना ही नहीं, इसमें एक ये भी डर नहीं रहेगा कि जो उत्पादन का कुछ जो उत्पाद है आपका, एंड देयर मार्केटिंग विल कंज्यूम भी मच टाइम वाइल सम अदर प्रोडक्ट विल गेट ओनली ए लिटिल अटेंशन भी। तो जो दूसरे पदार्थ है ना, उनके ऊपर कम ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि उत्पाद के आधार पर भी, मतलब जो उत्पाद कम बनेगा तो डेफिनेटली पहचाना जाएगा भाई, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? हम ज़्यादा ध्यान देंगे भाई। कॉन्सिक्वेंटली सम प्रोडक्ट विल बी सोल्ड इन ग्रेटर नंबर, मतलब परिणाम स्वरूप कुछ उत्पाद तो ज़्यादा संख्या में बेचे जाएंगे, वाइल द अदर विल फाइंड द लिटिल मार्केट, जबकि अन्य के कुछ क्या होंगे भाई? कम जो है बाजार होंगे। टू अवॉइड सच सिचुएशन, इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए होल एंटरप्राइजेज इज डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट भी, तो पूरे जो क्रम को उत्पादों के आधार पर बांट दिया जाएगा, और वेरियस डिवीजन आर एस्टेब्लिश, और जो विभिन्न विभाग उनकी स्थापना की जाएगी भी। हेड ऑफ द डिवीजन लुक्स आफ्टर ऑल द फंक्शंस कनेक्टेड विद द प्रोडक्ट भी, उस उत्पाद से संबंधित जो कार्य हैं उनके आधार पर डिवीजन बनाए जाएंगे, उनका हेड बनाया जाएगा। दैट इज परचेज, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा भी। ऑल दिस फंक्शंस आर परफॉर्म सेपरेटली डिफरेंट डिविजन्स भी, ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग किए जाएंगे। दिस प्रोसेस हैज़ बीन मेड क्लियर इन द फॉलोइंग डायग्राम भी, ये जो प्रक्रिया है ये स्पष्ट हो जाती है आपकी। जैसे शेयर होल्डर दिए गए हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिए गए हैं, फिर जनरल मैनेजर दिए गए हैं आपके। तो सबसे पहले शेयर होल्डर होते हैं जो मालिक होते हैं आपके, अंशधारी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं भाई जो आपके संचालक मंडल जो होता है, फिर जनरल मैनेजर जो आप सामान्य प्रबंधक जो होता है आपका। फिर इसके अंतर्गत जैसे आपके दे रखे हैं आपके भाई मेटल प्रोडक्ट, जो धातु के जो उत्पाद बनते हैं आपके, यहाँ पे प्लास्टिक के जो उत्पाद बनते हैं भाई आपके। फिर इसके अंतर्गत अलग डिपार्टमेंट पर, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, फिर इसके अंतर्गत भी ऐसे ही आपके भी, ठीक है। तो इसमें पहले क्या किया जाता है? उत्पादों के आधार पर क्या किया जाता है? पूरे क्रम को बांटा जाता है, और फिर इसमें विभाग बनाए जाते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है भाई? डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड भी, तो जो विभागीय हेड हैं उनका विकास भी। द हेड ऑफ ईच डिवीजन लुक्स आफ्टर ऑल द फंक्शंस कनेक्टेड विद देयर प्रोडक्ट भी, तो जो हेड है वो प्रत्येक विभाग का वो क्या करता है भाई? अपने सभी कार्यों, जो उत्पाद से संबंधित जो कार्य हैं उनको देखता है। दिस इज द, ये परचेज, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा हो सकते हैं भी। इट हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल इन डिविजनल हेड भी, इससे क्या होता है? जो डिविजनल विभाग है, जो हेड होता है ना, उसकी विभिन्न जो कुशलता है, योग्यता है, उसका क्या होता है? विकास होता है भाई। डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड भाई, आपकी क्या करते हैं? जो विभागीय परिणाम है उसको हम क्या कर सकते हैं भाई? माप सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। ऑल द एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर कैरिड डाउन इंडिपेंडेंटली भी, सारी की सारी जो क्रिया होती हैं प्रत्येक जो डिवीजन की भी, प्रत्येक जो विभाग की क्या होती हैं वो इंडिपेंडेंटली होती हैं भाई, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होती, अलग अलग होती हैं। हेंस द डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड इजिली भी, तो क्या कर सकते हैं? प्रत्येक जो विभाग का परिणाम है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, उसका निर्धारण आसानी से कर सकते हैं, निर्धारित किया जा सकता है। ऑन दिस बेसिस एन अनप्रॉफिटेबल डिसीजन कैन बी क्लोज्ड, और जो अलाभदायक विभाग है ना, जो बिना लाभ के विभाग हैं, उनको क्या किया जाता है? बंद किया जा सकता है भाई। क्विक डिसीजन मेकिंग हुई, शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। जो एवरी डिवीजन इज इंडिपेंडेंट इटसेल्फ भी, क्योंकि प्रत्येक विभाग क्या है भाई? एक दूसरे से स्वतंत्र है। द डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिविजनल इंडिपेंडेंसी विदाउट कंसल्टिंग अदर डिविजनल मैनेजर भी, कोई भी विभाग का मैनेजर किसी भी समय स्वतंत्रपूर्ण निर्णय ले सकता है बिना किसी अन्य विभाग के प्रबंधक से सलाह किए भी। द डिसीजन आर क्विकली एंड इफेक्टिव, इससे क्या होता है? जो निर्णय होते हैं वो शीघ्र और प्रभावी होते हैं भाई। ईजी एक्सपेंशन भी, आसान है विस्तार करना। फॉर एवरी प्रोडक्ट ए सेपरेट डिविजन इज ओपन, प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग से विभाग खोला जाता है, अलग से विभाग की स्थापना की जाती है। इफ ए कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, यदि एक कंपनी अपने किसी नए उत्पाद को बाजार में लेना चाहती है या नए उत्पाद को परिचित कराना चाहती है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इजिली विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्जिस्टिंग डिवीजन भी, तो वर्तमान जो विभाग है उनको
बिना डिस्टर्ब किए तो क्या कर सकती है, आसानी से उस उत्पाद को मार्केट में ला सकती है भाई। इट कैन इजी टू एक्सपेंड द कॉन्सन, इससे क्या होता है, विस्तार आसान हो जाता है भाई। अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस है आपकी जो डिविजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिविजनल हेड हुई, जो विभागीय हेड है उनके बीच क्या होते हैं भाई, झगड़े होते हैं बिल्कुल। एवरी डिविजनल हेड वांट्स टू एस्टेब्लिश हिज सुपरमेसी भी, तो प्रत्येक जो विभागीय हेड होता है ना वो अपनी ताकत चाहता है, अपनी पावर चाहता है कि भाई मैं बॉस हूँ। टू सेटिस्फाई एगो ईच डिपार्टमेंट मैक्सिमम डिमांड रिसोर्सेज ऑफ हिज डिवीजन हुई, तो क्या इसके लिए जो प्रत्येक जो विभाग का हेड है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उसके पास हों। दिस सिचुएशन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस डिविजनल हेड, इससे क्या होता है, जो भी विभागीय हेड है उनके बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है भाई। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस भी, कार्य का दोहराव, यहाँ पे इंटायर सेट ऑफ फंक्शन, कार्य पूरे कार्य को, चाहे वो प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, फाइनेंसिंग का, पर्सनल का भी, रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिविजन भी, सभी विभागों के लिए अलग अलग कार्य हमने बनाने होते हैं भाई। इट गिव्स राइज टू द डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट अमंग डिविजन, इससे क्या होता है, विभागों के बीच मतलब दोहराव की स्थिति पैदा हो जाती है भाई, एक काम दो बार हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है। रिसोर्सेज आर मिस यूज भी, संसाधनों का गलत उपयोग भी हो सकता है। एंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज अननेसेसरी इंक्रीज भी, और अनावश्यक रूप से क्या होती है भाई, संचालन की लागत बढ़ जाती है। सेल्फिश एटीट्यूड भी, इसमें क्या होता है, सेल्फिश एटीट्यूड भी होता है भाई आपका। एवरी डिविजनल ट्राई टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस समथिंग इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिविजन्स भी, प्रत्येक जो विभाग है वो कोशिश करता है अपने को बेहतर दिखाने के दूसरे विभागों से भी, ठीक है, किसके मामले में, कॉस्ट के मामले में। दे शो देयर सेल्फिश एटीट्यूड, ये क्या दिखाता है उनका, सेल्फिश जो एटीट्यूड दिखाता है भाई। कॉन्सिक्वेंटली इट हिट्स द इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न एज ए होल, इससे क्या होता है, पूरे संगठन को, पूरे उपक्रम को ही क्या होती है, इसको अहित होता है, उसको नुकसान होता है भाई आपका। अब ये कहाँ सुइटेबल है भाई आपका, वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट इज मोर देन वन भाई, जहाँ पे जो उत्पाद है वो एक से ज़्यादा संख्या होगी उनकी। वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग मेथड आर रिक्वायर, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है उत्पादन की तकनीकों का प्रयोग होता हो या जो विपणन विधियों का प्रयोग की आवश्यकता होगी। वेयर द साइज ऑफ कंसर्न इज रियली लार्ज भी, जहाँ पे जो उत्पादों का आकार है या भाग का आकार है वो ज़्यादा बड़ा हो भाई आपका। अब क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई आपका, फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है और डिविजनल जो स्ट्रक्चर, उन दोनों में अंतर क्या है भाई आपका। सबसे पहला है आपका अंतर, आपने ऐसे लिखना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार, फिर जिसमें अंतर देना है आपने, जैसे फंक्शनल है तो और डिविजनल है तो यहाँ पे दोनों का नाम भी। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिखेंगे आप पहले नंबर पे फॉर्मेशन हुई, मतलब स्थापना हुई। जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर है आपका, जो कार्यात्मक ढांचा है उसकी स्थापना होती है कार्य के आधार पर भी, और डिविजनल स्ट्रक्चर की स्थापना होती है उत्पाद के आधार पर भी। स्पेशलाइजेशन विशिष्टीकरण क्या होता है, इसमें जो कार्य का विशिष्टीकरण होता है और इसमें उत्पाद का विशिष्टीकरण होता है भाई आपका। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज cumbersome to a certain department responsibility, not department will take accountability for adverse result भी, इसमें क्या होता है, सारी की सारी जो विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई आपकी। इट इज़ ईजी टू अ सर्टेन डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको क्या भाई आसानी से जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है भाई, क्योंकि डिविजनल जो मैनेजर है कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडवर्स रिजल्ट भी, क्योंकि विपरीत परिणाम इसमें आने नहीं दिए जाते भाई आपके, ठीक है। तो इसमें तो क्या है भाई, पूरे विभाग जो है आपका, पूरा जो विभाग है उसमें क्या होता है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम किसी एक की नेगेटिव जो एडवर्स रिजल्ट है ना उसके लिए किसी की जवाबदेही निश्चित नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते, जैसे प्लास्टिक का डिपार्टमेंट अलग है, अलग मेटल का अलग है, अलग उसका अलग है, तो इसमें क्या जिम्मेदार ठहरा सकते हैं भाई। मैनेजरियल डेवलपमेंट भी, प्रबंधकीय विकास, तो मैनेजर इज स्पेशलिस्ट इन डूइंग ओनली वन काइंड ऑफ जॉब, सो लिमिटेड डेवलपमेंट टेक प्लेसेस भी, तो जो विभाग का प्रबंधक है वो केवल एक ही प्रकार के कार्य में विशेषज्ञ बनता है, तो लिमिटेड डेवलपमेंट होता है उसका। यहाँ पे क्या है, जो डिविजनल मैनेजर है वो वर्टाइल एज ए लुक्स आफ्टर मैनी वेरिड जॉब, विभिन्न कार्यों को देखता है, इसलिए क्या होता है वो संपूर्ण तौर पर क्या होता है जो एक्सपर्ट बन जाता है भाई। कॉस्ट,
सिंस देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स कॉस्ट इंक्रीजिंग इज लेस। यहाँ पे कार्य का दोहराव नहीं होता तो लागत कम आती है, यहाँ पे कार्य के दोहराव की संभावना होती है तो लागत ज़्यादा आती है। अभी कोऑर्डिनेशन, ऑल डिपार्टमेंट हैंड वर्क्स एज पर देयर डिस्क्रिशन सो इट बिकम डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे जो सभी विभाग हैं, सभी विभागों के जो हेड होते हैं वो कार्य करते हैं अपने अपने निर्णय के अनुसार भी, तो यहाँ पे समन्वय स्थापित करना काफ़ी कठिन है। जब किसमें क्या भी आपका होल डिपार्टमेंट, होल डिवीजन इज हेड बाय वन डिवीजन हेड, सारे जो विभागों के हेड है ना वो केवल एक ही विभाग के हेड के ऊपर काम के नीचे काम करते हैं, जो उन पर नियंत्रण करता है, इसलिए समन्वय स्थापित करना क्या हुई आसान है भी। सुइटेबिलिटी, ये केवल कहाँ उपयुक्त रहता है जहाँ पे एक ही प्रकार के उत्पाद बेचे और बनाए जाते हों भी आपके, और ये कहाँ रहता है अभी जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रकार के उत्पाद बनाए और बेचे जाते हों भी आपके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो चैप्टर 5.2। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।